करें तो बेटा लास्ट क्लास में जैसा आपको पता है हमने आपके साथ लास्ट चैप्टर करा था सेल ऑफ गुड दैट का विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम है अनपेड सेलर। टॉपिक का नाम है अनपेड सेलर। पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इतना बार इससे क्वेश्चन बना है, मैं क्या ही बताऊं आपको। और इतना प्यारा क्वेश्चन बना है क्योंकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है कि भैया अनपेड सेलर कौन होता है और अनपेड सेलर के राइट्स बता दीजिए। राइट्स में वो कभी कभार स्पेसिफाई कर देता है कि अगेंस्ट द गुड्स बताइए या अगेंस्ट द बायर पर्सनली बताइए। तो मैंने आपको बताया बेटा अनपेड सेलर क्या है। बेटा अनपेड सेलर एक ऐसा सेलर है जिसने गुड्स को डिलीवर तो कर दिया लेकिन अभी उसे प्राइस जो है उसकी पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं मिली, मतलब या तो पैसे नहीं मिले या फिर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ही डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो वो सेलर विल बिकम अनपेड सेलर। ठीक है, अब अनपेड सेलर जो है बेटा उसके दो राइट्स हमें दिए जाते हैं, एक होते हैं अगेंस्ट द गुड्स। सर आपने थोड़े टॉपिक्स नहीं कराया भाई, कौन सा टॉपिक नहीं कराया भाई? मनप्रीत भाई कौन सा टॉपिक नहीं कराया हमने? बेटा अभी तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो बचा है यार। अभी तो मैं अगेंस्ट द बायर कराऊंगा, फिर बायर के जैसे अब सेलर है, सेलर के अलावा बायर के पास भी रेमेडीज होती है वो कराऊंगा। उसके बाद एक ऑक्शन सेल बचेगा। मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड वो सारा हो जाएगा। एक आधे छोटे मोटे पॉइंट बचेंगे वो तुम रीड कर लेना, अगर कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट लगेगा तो मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा वैसे। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई वो यही है, और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो आपको ऑब्वियसली जब आप बुक में देखोगे आपको बहुत सारे टॉपिक और दिखेंगे। मैं तो बोला अभी अगेंस्ट द बायर बचा है, फिर अभी तो हमने हर बार ऐसा थोड़ी होगा सेलर ही अनपेड होगा। हो सकता है भाई बायर के एंड पे भी कुछ दिक्कत हो जाए ना कि सेलर ने जो है डिलीवरी नहीं करी ढंग से, तो बायर के पास भी कुछ राइट आएंगे। सब सेल और प्लेज बाय बायर, सब सेल और प्लेज बाय बायर, यार ये क्या टॉपिक है भाई? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, एक सेकंड है यार। यार या तो ये टॉपिक ना कहीं बीच में दिया होगा या कहीं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सेक्शन 53, सेक्शन 53 होता है सब सेल और प्लेज बाय बायर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं समझ गया समझ गया समझ गया। ये राइट ऑफ लीन में आया होगा, ये राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद आया होगा। हाँ समझ गया मैं, इसके बीच में आया होगा। ठीक है, हाँ इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, छोड़ सकते हो आप उसे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ना देख सीधी बात है यार, कंटेंट इतना है ना कि मैं अगर ऐसे अननेसेसरी चीजें भी बताऊंगा तो उससे कुछ होगा नहीं। मतलब ये ऐसे बोलता है कि अगर आगे, मतलब ये टॉपिक क्या बोलता है वैसे मैं बता देता तो मैं कहेगा कि क्या बकवास है सर, हमें तो पता है। ये बेटा सेलर है, इसने सेल करके ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, किसको ट्रांसफर हो गई, किसको बायर को। अब ध्यान सुनना, ये सेक्शन 53 तू जो बोल रहा है वो क्या बोलता है, तू खुद भी रीड करेगा तुझे वैसे समझ आ जाएगा। सेलर ने गुड्स को सेल करा, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को। अब ये इसका ट्रू ओनर बन गया है, आपको पता है ना, ट्रू ओनर बन गया है। लेकिन गुड्स अभी किसके पोजीशन में? सर गुड्स तो इसके पोजीशन में, तभी तो राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएगा, गुड्स का पोजीशन इस पे। अब बायर के पास अभी गुड्स आए नहीं, लेकिन बायर ने आगे से सब सेल कर दिया, आगे से सब सेल कर दिया, मान लीजिए किसको, मिस्टर एक्स को। इसने बोला भाई मेरे पास गुड्स आ रहे कल और मैं आपको अभी सेल कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर बायर गुड्स को सब सेल कर दे या आगे प्लेज भी कर दे, इसके होने से भी यहां पे जो राइट ऑफ लीन है या जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसका राइट सेलर से कोई भी छीन नहीं सकता। बायर अगर गुड्स को आगे सब सेल कर दे या प्लेज कर दे तो भी राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई सीधी बात है ना, तूने सब सेल कर दिया, क्या तूने मुझे पैसे दिए? तूने मुझे पैसे नहीं दी ना, तो मैं अनपेड सेलर हूं, गुड्स मेरे पास है, मैं तो राइट ऑफ लीन लगा दूंगा। सीधी बात, मुझे नहीं पता तूने आगे सब सेल कराओ प्लेज कराओ, भाई बाहर में जाए, तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट लगाऊंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन 53। अगर आप इतनी सी बात आप पढ़ोगे, दो चार लाइन होगी, मुश्किल से चार लाइन भी ज्यादा होगी, दो तीन लाइन होगी, यही बोला हुआ है कि राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर बायर आगे गुड्स को सबसेल करे या प्लेज करे। वो अभी भी राइट ऑफ लीन लगा सकता है इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो।
वो कहेगा मुझे तो पैसे नहीं मिले ना। मनप्रीत बेटा बात समझ आई? मनप्रीत, सुयश बेटा कोई दिक्कत इसमें? या देखो इतनी मेच्योरिटी में आपसे ना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ना सब कुछ ना स्पून फीडिंग नहीं कराना, ठीक है? जो चीजें है जेन्युइन वो आपको सारी बताई जाएगी। स्पून फीडिंग कराने वाली तो कोई चीज नहीं भाई, इतना तो अब मैं 99% अगर आपको दे रहा हूँ, 1% तो आपको खुद अपने एंड पे देखना पड़ेगा ना। और 100% एग्जाम वाला तो 100% दे रहा हूँ। कुछ चीज अगर छोड़ रहा हूँ वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ना ही उसमें कोई दम है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में अगर दम हो या एग्जाम ओरिएंटेड हो तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। मनप्रीत भाई क्लियर है? जल्दी बता भाई, इतना टाइम नहीं है, मैं बार बार थोड़ी पूछूंगा यार, जल्दी फटाफट बोला करो। यस, हाँ, ओके। चलो, तो अनपेड सेलर के राइट पाए थे बेटा। एक होते हैं अगेंस्ट द गुड्स वाले राइट। ये जनरली सेलर तभी लगाता है जब गुड्स का पोजेशन सेलर के पास होता है। और एक होता है बेटा अगेंस्ट द बायर वाले राइट। ये तब लगाए जाते हैं बेटा जब वो पोजेशन को लॉस कर देता है। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास कराया था ना, वो मेजोरिटी थे अगेंस्ट द गुड्स वाले राइट। ठीक है, ये अगेंस्ट द गुड्स वाले राइट थे जहां पे सेलर के पास पोजेशन पड़ा है। तो हमने तीन मेजर राइट पढ़े थे कि राइट ऑफ लीन लगा सकता है, मतलब पोजेशन को रिटेन कर सकता है। वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब पोजेशन को रीगेन कर सकता है। और रिटेन या रीगेन करने के बाद वो सेल भी कर सकता है आगे। बस सेल करने के लिए कुछ कंडीशन थी कि भाई आपको नोट पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, नोटिस देना है, नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा था तब तो आपको नोटिस देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये सारी बात है। हाँ, एक होल्डिंग डिलीवरी वाला है, वो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप बस ये तीन पढ़ना ढंग से। अब अगेन अगली जो चीज आती है वो है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बेटा ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं जो है फटाफट से आपके लिए हेडिंग डालूंगा। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डाली है बेटा, वैसे ही आप मेरे साथ जल्दी से, एकदम जल्दी से हेडिंग डालेंगे बेटा, फटाफट से भाई, एकदम फटाफट से। हाँ, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। सेकेंड हेडिंग है बेटा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द बायर। अब यहां पे मैं बायर या अगेंस्ट दी बायर पर्सनली भी बोल सकता है वो। तो यहां पे अब मैं उन राइट्स का डिस्कशन करने वाला हूं बेटा जो अगेंस्ट दी बायर पर्सनली दिए गए हैं। मतलब यहां पे आपने गुड्स की ओनरशिप भी दे दी है और आपने गुड्स का पोजेशन भी दे दिया, क्योंकि पोजेशन नहीं दिया होता तो आप अगेंस्ट द गुड लगाते। तो ओनरशिप भी गई, पोजेशन भी गया। अब क्या राइट है आपके पास? तो ये ऐसे तीन राइट है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, मनप्रीत भाई पहला, आप भैया शूट कर सकते हो प्राइस के लिए, डिले में अगर कोई डैमेज हुआ है उसके लिए, और डिले के टाइम के लिए जो भी इंटरेस्ट ड्यू है उसके लिए। इन तीनों अमाउंट के लिए आप केस फाइल कर सकते हो। सर क्या हम गुड्स वापस ले सकते हैं? बेटा अब गुड्स लेने का राइट आपके पास नहीं है, बिकॉज ओनर भी वही है और जान के या अनजाने में आपने पोजेशन भी उसे ही दे दिया। तो गुड्स तो आपको ना ही मिलेंगे, ना ही आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, सब कुछ चला गया है। हाँ, अब आप फाइनली कोर्ट में प्राइस डैमेजेस एंड इंटरेस्ट के लिए शूट कर सकते हो। तो आई होप ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो बेटा सबसे पहले आप ए लिख लो, विच इज अच्छा, इन्हें ना, इन्हें राइट अगेंस्ट द बायर, इन्हें एक और चीज लिख लो, इन्हें बोलते हैं राइट्स इन परसोनम। मैं वही याद कर रहा था, क्या था, मैं कुछ भूल रहा हूं। राइट्स इन परसोनम, अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट दी बायर पर्सनली, इसी को बोलते हैं राइट्स इन परसोनम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब बायर वाले पूछ रहा है वो। पहला राइट, ज्यादा कुछ बताने नहीं है बेटा, फटाफट से लिखना। पहला है शूट फॉर प्राइस, पहला है बेटा सूट फॉर प्राइस। फटाफट लिखेंगे, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉमा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स has passed to the buyer and the buyer
refuses or neglects to pay the price, neglects to pay the price for the goods, full stop, sorry, comma, according to the terms of the contract, comma, the seller can sue him for price of the goods. ये है पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट आएंगे बेटा बी पे, विच इज सूट फॉर डैमेजेस. बी पॉइंट है सूट फॉर डैमेजेस. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, वेयर प्रॉपर्टी इन द गुड्स, सेम ही लाइन एकदम, हैज पास टू द बायर, हैज पास्ड टू द बायर एंड the buyer neglect or refuses to pay the price for the goods, then seller can sue him for damages. Seller can sue him for damages for non payment. Full stop. आगे लिखना, amount of damages is to be determined in accordance with provision laid down. अब क्या सुयश आप मुझे बताओगे बेटा, सूट फॉर डैमेजेस में डैमेजेस के लिए क्या प्रोविजन था? ये आपने पढ़ा है सूट फॉर डैमेजेस, अगर आपको याद हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज में पढ़ा होगा बेटा आपने. क्या आपको पता है डैमेजेस कैसे निकलती है बेटा, कितने टाइप्स की होती है? सुयश बताया था मैंने, याद कर बेटा थोड़ा सा, और अगर याद आ रहा है तो प्लीज बताइए मुझे कितने टाइप बताए थे. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज फॉर ब्रीच करके टॉपिक था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सुयश आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बताया तो था बेटा, याद नहीं है क्या? वैसे अगर आपको याद नहीं है मैं बता देता हूँ बेटा, मल्टीपल टाइप के होते हैं डैमेजेस. एक था ऑर्डिनरी डैमेज, एक था स्पेसिफिक डैमेज, एक था एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज, एक था नॉमिनल डैमेज. ऐसे करके 4-5 टाइप का डैमेज होता है, और कौन से केस में कौन सा डैमेज दिया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, नॉर्मल अगर लॉस है तो उसके लिए नॉर्मल डैमेज दिया जाता है, ऑर्डिनरी वाला. अगर कोई आपका अलग लॉस है तो आपको स्पेसिफिक डैमेज दिया जाएगा. दो सिचुएशन थे जहां पे विंडिक्टिव दिया जाता है. तो मनप्रीत जब ये कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के रेमेडी पड़ेंगे ना बेटा हम, तो हम शूट फॉर डैमेज आपको वहां पे बता देंगे. बस आप ये ध्यान रखो, यहां पे लिखना है कि डैमेज कौन सी दी जाएगी, ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. ठीक है, तो सूट फॉर प्राइस हो गया, सूट फॉर डैमेज हो गया. और लास्ट आता है बेटा पॉइंट नंबर सी, अगेंस्ट द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली में लास्ट राइट है सूट फॉर इंटरेस्ट. सूट फॉर इंटरेस्ट when under a contract of sale, comma,
द सेलर ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर, आप देखो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही दिए हैं, एंड द बायर रिफ्यूज टू पे द प्राइस, buyer refused to pay the price, the seller has a further right to claim interest on the amount of the price. ऑब्वियसली जितने पीरियड में आपका डिलीड होगा उतने अमाउंट का, उतने मंथ का आपको इंटरेस्ट जो है मिल सकता है। तो ये तीन अमाउंट, ये तीन आपके पास राइट है अगेंस्ट द बायर पर्सनली। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट परेशानी है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी भाई, जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट? यहाँ पे अनपेड सेलर खत्म बेटा, राइट्स खत्म अनपेड सेलर के। सर क्या चैप्टर खत्म? नहीं नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हो, बट हाँ अनपेड सेलर के राइट पेपर में मैं पहले बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही है बेटा कि अनपेड सेलर के राइट बताइए अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। कम से कम 6-8 नंबर का भी बना है। केस स्टडी तो जनरली थोड़ा कम बनती है, डायरेक्ट ज्यादातर बनता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े। नोट कर लिया आपने ये? मनप्रीत या सुयश बेटा नोट हो गया, आगे बढ़े? यस, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सर क्या हमारा टॉपिक अगला कौन सा है? बेटा अगला टॉपिक आप डालिए, हेडिंग डालो। सुयश मुझे एक बात बता बेटा, अभी हमने स्टोरी देखी जहां पे सेलर ने गुड्स दे दिए, बायर ने पेमेंट में डिफॉल्ट करा और सेलर बन गया अनपेड सेलर। मतलब अभी हमने देखा डिफॉल्ट बाय बायर, डिफॉल्ट बाय बायर, अभी जो मैंने बताया बायर ने पेमेंट में डिफॉल्ट करा, और जब बायर डिफॉल्ट करेगा तो लॉ ने बोला कि हमने राइट्स या रेमेडीज जो भी बोलो आप, किसको दी? अनपेड सेलर को दी। और अरे सर कैसी बात करो, बढ़िया एकदम समझ आया सर। बेटा क्या ऐसा हो सकता है, कोई नई बात तो नहीं है ना, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेलर है वो गुड्स की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम कर दे और डिफॉल्ट बाय सेलर हो जाए और लॉ राइट या रेमेडी दे दे बायर को? बेटा क्या इसका उल्टा भी हो सकता है ना, जो अभी हमने पढ़ा उससे उल्टा भी तो हो सकता है ना, है ना? हाँ सर, देन बायर को मिल जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई अगर बायर ने डिफॉल्ट करा तो हमने राइट्स अनपेड सेलर को दिए ना। कितने राइट दिए? 2 दिए, अगेंस्ट द बायर अगेंस्ट द गुड्स। वहां पे 3-3 थे, टोटल 6 राइट हो गए। बेटा ऐसे ही अगर कोई सेलर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पाता, ऑब्लिगेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो एक ही है, गुड्स को सेल करना, डिलीवर करना, तो वहां पे बायर के पास कुछ राइट्स एंड रेमेडीज आएंगे, वो भी कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, ऑल्दो 99% चांस है कि वो अनपेड सेलर का ही पूछेगा, मतलब वो राइट उसके ही पूछेगा, लेकिन बायर के पास क्या राइट है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लिखना बेटा रेमेडीज या राइट जो भी आप लिखो ऑफ बायर अगेंस्ट दी सेलर। यहां पे कोई भसड़ नहीं है कि अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द, ये कुछ नहीं, सिंपल है। बायर के पास क्या राइट्स एंड रेमेडीज है अगेंस्ट द सेलर? ऑब्वियसली इन सिनेरियोज में आप चाहो तो लिख लो, इन सिनेरियो में डिफॉल्ट बाय सेलर हुआ होगा। इससे पहले जो हमने सिनेरियो देखे थे वहां पे सारे डिफॉल्ट बाय बायर थे, ये डिफॉल्ट बाय सेलर है। ठीक है, तो मैं आई होप मैं आपको कन्वे करने में मतलब मैंने आपको कन्वे कर दिया मैसेज कि क्या हो रहा है। अब सेलर को जो ड्यू डेट पे बताया गया था डिलीवरी करने का, उसने ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं करी है, स्पेसिफिक डेट पे परफॉर्मेंस नहीं करी है, टेक्निकली उसने ब्रीच कर दिया है, राइट? तो अब हमारे बायर के पास कुछ ऑप्शन है बेटा। अब देखो क्या रेमेडीज है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नया बताना पड़े, सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, बस क्या करूंगा अलग अलग जगह के पॉइंट इकट्ठे करके एक जगह बता दूंगा। सबसे पहले, अबे नलायक तूने नॉन डिलीवरी करी, अबे तेरी नॉन डिलीवरी की वजह से मेरे को तुझे पता है कितना ज्यादा डैमेज बियर करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं तेरे से मांगूंगा क्या? डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेज फॉर
नॉन डिलीवरी। अगर बायर को कोई भी डैमेज हुआ नॉन डिलीवरी के चलते, तो वो आप सेलर से मांगने का राइट रखते हो बेटा। तो जल्दी जल्दी फटाफट लिखना बेटा, जल्दी से। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses, sorry, to deliver the goods to the buyer, comma, the buyer may sue the seller, may लिखा बेटा, may sue the seller for damages for non-delivery, damages for non-delivery। आई होप बेटा ये वाली बात आपको समझ आ गई। Where the seller wrongfully neglect or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery। तो आप सूट कर सकते हो damages for non-delivery के लिए, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, आप सूट कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब सूरज भाई आपने तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा ही है, मतलब इसमें खैर कुछ है भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड। आपको याद होगा ब्रीच में हमने सारे पॉइंट पढ़े थे, जब ब्रीच होता है तो सामने वाली पार्टी पे क्या रेमेडी आती है। मनप्रीत बेटा तू समझ ध्यान से, देख बेटा, बेटा कई बार ऐसा होता है ना, देखो डैमेजेस मिलना सही है, मिलना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डैमेजेस जो है ना वो एडिक्वेट होना या डैमेजेस की वैल्यू निकालना इज नॉट पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन। भाई मान लीजिए आपके जो गुड्स थे वो बहुत जरूरी थे मेरे लिए, और आपने गुड्स डिलीवर नहीं करे, उससे मुझे डैमेज, मॉनेटरी डैमेज जो हुआ तो हुआ, मुझे भाई इमोशनली डैमेज हुआ। मैं जो डैमेज हुआ ना वो मॉनेटरी टर्म में आपको बता ही नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में कई बार हो सकता है कि बायर कहे भाई देख मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना तेरी प्रॉब्लम, मुझे डैमेज वैमेज नहीं चाहिए, मुझे तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिसाइड करता वही गुड्स चाहिए। कोई नहीं, तूने आज नहीं दी, मुझे कल दे दे भाई, कल मान लूंगा मैं। तो दिस इज कॉल्ड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच। मनप्रीत भाई क्या है ये, क्वेश्चन बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। बेटा कहीं मैं बताता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ केसेस में डैमेजेस एडिक्वेट नहीं रह पाता है ना। हाँ, देख जनरली तो अगर आपने कोई ब्रीच करा, आपने डिलीवरी नहीं करी, तो सामने वाले को डैमेज हुआ। अब वो डैमेज अगर मॉनेटरी टर्म में आप निकाल सकते हो तो आप डैमेज देके बात खत्म कर दो। लेकिन कई बार बायर हो सकता है उसे लगे यार ये मॉनेटरी टर्म में जो मुझे डैमेज हुआ है ना ये कंप्यूट नहीं हो सकता, कि भाई तेरे गुड्स आए उससे मुझे लॉस तो हुआ, मेरी डेपुटेशन खराब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो गया, वो जो डैमेज है वो मैं मॉनेटरी टर्म में कैसे कंप्यूट करूं। तो मुझे कोई डैमेज नहीं चाहिए, मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये भी आप क्लेम कर सकते हो, बट ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी रेमेडी मिलेगी। आई रिपीट, ये नहीं कि तू डैमेज मांग रहा है, अब इम्पॉसिबल हो गया, मान ले भाई बाढ़ आ गई, वो गुड्स डिलीवर ही नहीं कर सकता, अब तो कोई ना ना मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही दे। अबे कैसी बात कर रहा है भाई, हलवा है क्या। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी डैमेज या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या वट जो भी देनी है। आई होप मनप्रीत आपको क्लियर है बेटा। सुरेश कोई डाउट, मनप्रीत कोई डाउट तो प्लीज बताइए, वरना हम फटाफट से लिखते हैं। वेयर द सेलर where the seller breaches the contract of sale, comma contract of sale है, the buyer can appeal to the court, appeal to the court for specific performance, appeal to the court for specific performance। ज्यादा कंटेंट के लिए, ऑल्दो आपको कंटेंट कम इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि पेपर ओरिएंटेड कम है ये टॉपिक, ठीक है। बट अगर ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आपको ब्रीच वाले में जाइए, वहां पे भर के लिखवाए, क्योंकि उधर से आता है, इधर से नहीं आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बेटा, ये तो बेटा अगर बताना पड़े ना बेटा, पहले खुद जहर खा लेना बेटा, फिर मुझे बता देना बेटा। आप सूट कर सकते हो फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। आपको पता है बेटा ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होती है, आई होप आपको याद हो कि सर स्टिपुलेशन होती है, जो स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस है उसे कंडीशन बोलते हैं,
जो स्टिपुलेशन कोलेटरल टू दी मेन पर्पस है उसे वारंटी बोलते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी में आपको सिर्फ डैमेज ही मिलेगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो, 4 केस बताए थे, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये वही है बेटा, अगर आपका नॉन डिलीवरी हुआ है तो अगर बायर चाहे तो उसे वो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है। ऑल्दो उससे होगा नहीं, अगेन बात आप डैमेजेस पे ही आओगे, लेना तो आपको डैमेज पड़ेगा, बट आप ये भी ट्रीट करवा सकते हो। डायरेक्टली डैमेजेस मान लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मान लो, या ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो। ठीक है, ये भी एक राइट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक काम करिएगा, मीटिंग को एक बार रीजॉइन करो, फिर मैं कंटेंट लिखवाता हूँ इसका। जल्दी रीजॉइन करेंगे भाई, फटाफट से मीटिंग को। भाई आवाज आ रही है आपको? चलिए, ब्रीच ऑफ वारंटी लिखेंगे फटाफट से। देखो भाई, वेयर देयर इज breach of warranty on the part of seller, on the part of the seller, comma, or where buyer elect to treat breach of condition as breach of warranty। कह रहा है दोनों में से कुछ भी हो, या तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी, या ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई, या ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर ने ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लिया, टेक्निकली ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई। तो बोलता है द बायर, कॉमा करके, द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड, पता है आपको, सारी बातें पता है, नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, टू रिजेक्ट द गुड्स, बट ही में, भाई ये ऑलरेडी आपको पता है, वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हुई है तो वो गुड्स को रिजेक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वैसे डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन इसने यहां पे 2 पॉइंट बता दिए। पहला, ही में, नंबर 1, ही में सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, मैं बीओडब्ल्यू लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इन diminution of the price, in diminution of the price, मतलब बेटा रिडक्शन ऑफ प्राइस। आप चाहो तो आप सेलर से प्राइस रिड्यूस करने के लिए बोल सकते हो, ऑल्दो ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि हमने ब्रीच ऑफ वारंटी करी, तो भाई आप बोलोगे कि भाई पहले 100 रुपए का था, अब मुझे भाई 95 में चाहिए, 98 में चाहिए, तो ये हो सकता है। और दूसरा आपको ऑलरेडी बचपन से बता दिया मैंने, आप स्यू कर सकते हो सेलर को, स्यू द सेलर
फॉर डैमेजेस ओनली, डैमेजेस ही तो होगा, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। तो बेटा ये बायर के राइट्स चल रहे हैं। पहला राइट आप शूट कर सकते हो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। दूसरा पॉइंट आप शूट कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन ये स्पेसिफिक केसेस में ही अलाउड है, और वो हमने ब्रीच में डिस्कस करे थे जब डैमेजेस एडिक्वेट ना हो, बता हो सके, असर्टेन ना हो सके तब। तीसरा आप शूट कर सकते हो ब्रीच फॉर वारंटी, उसमें क्लियर सी बात है आप रेपिडेट नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से या तो प्राइस रिड्यूस करवा लो या डैमेजेस ही क्लेम कर लो सीधा। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ राइट जो बायर को मिलता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सेलर, वो है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। अब यार बिफोर ड्यू डेट आया, अब मुझे नहीं पता मनप्रीत तूने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट मुझे जितना याद है तूने परफॉर्मेंस तूने बताया था तूने पढ़ा है। बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। मनप्रीत तूने ब्रीच पढ़ा था क्या? थोड़ा सा ब्रीच थोड़ा सा भी पढ़ा है? यस, अच्छा। फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रीच में मैंने आपको बताया था कि ब्रीच दो टाइप का होता है, तुझे याद है? एक होता था एक्चुअल ब्रीच और एक होता था एंटीसिपेटरी ब्रीच। सुयश तेरे से भी सवाल है बेटा, याद है? कुछ कुछ याद है? कुछ कुछ होना तो नहीं चाहिए, याद तो सारा होना चाहिए। यस यस, हाँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जब एक पार्टी ड्यू डेट पर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ब्रीच करती है उसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। मतलब आज गुड्स की डिलीवरी करनी थी और आज मैंने मना कर दिया, तो एक्चुअल ब्रीच है। और जब आप बिफोर ड्यू डेट करते हो इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो यहां पे एंटीसिपेटरी ब्रीच काइंड ऑफ हो रहा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये मैंने वैसे बताया था। तो अब क्या है, मान लीजिए सेलर ने पहले ही बता दिया कि भाई मैं ना ड्यू डेट से पहले कि मैं गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप बिफोर ड्यू डेट ही कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर दो। अब आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने वहां पे पढ़ा हो। मैंने बताया था जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो दो सिचुएशन होती है, अगर सुविस्तर को याद हो। पहला, आप ड्यू डेट पे, आप ड्यू डेट पे के लिए वेट करिए, कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट मत करो, ड्यू डेट आन दो, वेट करो। और अगर ड्यू डेट पे भी वो बंदा नहीं करता तो फिर आप रेपिडेट कर दो। सुयश ये बताया था। या दूसरा तरीका क्या है, अरे ड्यू डेट का वेट ही मत करो, जिस दिन आपको पता लगा एंटीसिपेटरी ब्रीच होने वाली है, ये फ्यूचर में मना करने वाला है, आपको पता लग गया अभी बोल दिया कि नहीं करूंगा, तो आप ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे ड्यू डेट का वेट ना करते हुए आप इसी टाइम पे ही कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर दो। ये मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच में बताया था, तभी मैंने बोला सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, बस एक जगह इकट्ठा करने। ठीक है, तो एक ऑप्शन अवेलेबल है बायर के पास कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट कर सकता है ड्यू डेट आने से पहले। ठीक है, आई होप सुयश तेरे को तो अच्छे से याद हो, रेपिडिएट करने वाला या डैमेज क्लेम करने वाला ना है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट करके डैमेजेस क्लेम करेगा, वो तो सेकंड पार्ट हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट करेगा। रेपिडिएट करने का मतलब क्या है, भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब तू मुझे डिलीवरी नहीं दे रहा, मैं तुझे प्राइस नहीं दूंगा, खत्म। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। तो रेपिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, तो इसमें लिखो वेयर आइदर पार्टी where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, comma, the other may
treat the contract, the other may treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages immediately. यही मैंने बताया कि जब आपको पहले ड्यू डेट से पहले पता लग गया कि भाई ऐसा होने वाला है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप उसे सब्सिस्टिंग ट्रीट करो, मतलब अभी कुछ नहीं हुआ और ड्यू डेट का वेट कर लो, भाई क्या पता कर दे, या फिर आप इमीडिएट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो, रेपिडेट कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहां पे बेटा आपके चार ऑप्शन है, मेन तो यही है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, या रेपिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। एक और पॉइंट है, नॉर्मल सही वाला, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख देना इसके बाद, लास्ट पॉइंट ये हमने सेलर को भी दिया था तो हम बायर को भी देंगे, और वो पॉइंट है सूट फॉर इंटरेस्ट। भाई आपने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं करे, उससे मुझे डैमेज होगा, प्लस मेरा जो मनी है वो भी ब्लॉक हो सकता है। मान लो आपके गुड्स के चक्कर में मैंने आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैंने आगे कुछ डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से मेरा मनी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गया है, तो भाई उसके लिए मैं इंटरेस्ट भी ले सकता हूं। एज द केस में भी पहले बता रहा हूं, ये नहीं है मनप्रीत कि सारे राइट मिलेंगे, कोर्ट बताएगा केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा राइट देना सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट नहीं बनता, डैमेज बनता है, तो डैमेज दो। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट डैमेज नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो वो दो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग होगा। शूट फॉर इंटरेस्ट, एक लाइन छोटी सी, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट, कह रहा है इस एक्ट का कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर सकता द राइट ऑफ सेलर, सर बायर के राइट थे, हाँ बेटा, राइट ऑफ सेलर और बायर दोनों के पास राइट है ना ये वाला, तो दोनों को मिलेगा। द राइट ऑफ सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज, इंटरेस्ट या आप इसे नाम दो स्पेशल डैमेज का, जो भी आप समझो, कॉमा, इन एनी केस वेयर बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज, इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज मे बी रिकवरेबल। कह रहा है अगर लॉ के द्वारा इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेज बनेगा तो भाई वो देंगे, इस एक्ट का कोई भी सेक्शन उसे अफेक्ट नहीं करेगा। भाई जल्दी बताओ भाई, क्या यहां तक कोई डाउट? सर क्या टॉपिक खत्म? बेटा बस खत्म ही हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक छोटू सा टॉपिक और बचा है पेपर के लिए, अच्छा है ये वाला टॉपिक, सेक्शन 64 जो अब कराऊंगा ऑक्शन सेल, इसलिए बस लास्ट टॉपिक होगा फिनिश एकदम। मनप्रीत भाई क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? भाई जल्दी बताओ, दो ही टॉपिक करा हुए सीधे से। पहला अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स तो पहले करा दिए थे, तो आज अगेंस्ट द बायर कराया। तीन, प्राइस डैमेज इंटरेस्ट, और फिर मैंने बताया कि कई बार बेटा सेलर की गलती से बायर को भी राइट मिलते हैं। वो राइट क्या है? डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, दूसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर सकते हैं आप, और सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। जल्दी से भाई एक बार चैट में बताओ फटाफट से। सुयश, मनप्रीत क्लियर है बेटा? ऑल सेट? ये अभी बोला था तुमने, यस। मनप्रीत चंगा है भाई साहब? कोई डाउट है तो बेटा प्लीज बताइए। आज ये बेटा लास्ट, बस 10 मिनट और लूंगा आपके, बस 10 मिनट और। हेडिंग डालिए बेटा, केस स्टडी आती है इसकी, पहले बता दो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, केस स्टडी आएगी इसकी, ऑक्शन सेल।
और सेक्शन याद रखिएगा बेटा, सेक्शन नंबर 64। ऑक्शन सेल टॉपिक का नाम है सेक्शन नंबर 64। ठीक है, आप सब जानते हैं ऑक्शन सेल क्या होता है बेटा। ये एक सेलर है, सेलर के पास एक गुड पड़ा है, ये गुड है बेटा। अब सेलर को इसे बेचना है लेकिन उसे इसका राइट प्राइस नहीं मिल पा रहा, तो सेलर भाई साहब जाते हैं एक ऑक्शनियर के पास। ठीक है, ऑक्शनियर हाउस होता है, ऑक्शनियर हाउस होता है, एजेंसी होती है, उसमें जो पर्सन है उसे बोलते हैं ऑक्शनियर। ये ऑक्शनियर क्या बोलता है, ये कहता है भाई हम आपका जो गुड है वो बिकवा देंगे अच्छे प्राइस पे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे गुड्स खरीदते हैं, एंटीक खरीदते हैं और हाई बिडिंग करते हैं, तो हम बिकवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑक्शनियर क्या करता है, इस गुड की बिड करता है डिफरेंट डिफरेंट बिडर्स पे। ये कौन है, ये बिडर्स है। और इन्हीं बिडर्स में से जो हाईएस्ट बिड लगाता है, हाईएस्ट बिड आपने जैसे ही लगाई और ये ऑक्शनियर भाई साहब ये ऑफर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये ऑफर देता है इसे कि भाई मैं इतने में खरीदूंगा, और ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस देते हैं। क्या देते हैं, इंप्लाइड, सर इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस कैसे बेटा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्शन सेल में इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होती है फॉल ऑफ हैमर। अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूं बेटा, फॉल ऑफ हैमर या कोई अदर कंडक्ट हो सकता है, कई जगह पे रिंग हो, कई जगह पे बेल हो, बेल भी बजाते हैं, कोई फॉल ऑफ हैमर करता है जनरली। ठीक है, कई जगह पे जो भी कंडक्ट है आपका वहां पे, उस वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो कहीं एक्सप्रेस नहीं होता, आप बिड करिए, हाईएस्ट बिड लगाते रहिए, ऑफर आते रहते हैं, जिसकी हाईएस्ट बिड आई एक टाइम के बाद उसको इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मिलती है बाय फॉल ऑफ हैमर, और फिर जो है वो गुड चला जाता है हाईएस्ट बिडर के पास। तो देखो टेक्निकली क्या हो रहा है, यहां पे सेलर है, सेलर अपना गुड्स दे रहा है ऑक्शन हाउस को, वहां पे ऑक्शनियर बिडिंग कर रहा है, बिड पे हाईएस्ट बिड वाला बायर बन जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो भी गुड सेल होते हैं उसका एक सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन, एक सर्टेन एक्स परसेंट लेस से, ये कमीशन ऑक्शन हाउस के लिए होता है बेटा, ये ऑक्शन हाउस को मिलता है। जितना भी गुड्स बिका जिस भी प्राइस पे, उसका एक एक्स परसेंट कमीशन की तरह ऑक्शनियर को मिलता है। क्या आपको ये मॉडल समझ आता है बेटा, मनप्रीत सुयश, क्या ये मॉडल समझ आता है बेटा, जल्दी बोलो, बस 5-6 पॉइंट लिखवाऊंगा इसके बारे में, छोटे छोटे। यस यस, चलो फटाफट से ये स्क्रीनशॉट ले लेना, अपन इसको चालू करते लिखना। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पेपर में आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ selling property by inviting bids publicly and the property is sold to the highest bidder, to the highest bidder, full stop. Point number 2, an auctioneer is an agent, जो मैंने अभी बताया, governed by the law of agency। बेटा आपने सुयश, आपने तो लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ी है बेटा, प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, तो टेक्निकली क्या है, यहां पे जो सेलर है वो प्रिंसिपल है, और उसने अथॉरिटी दी है किसको, ऑक्शनियर को अथॉरिटी है, मतलब ये एजेंट है, ऑक्शनियर एक एजेंट है, इसने अथॉरिटी दी कि भाई आप मेरे गुड्स बेच दो, और एजेंट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा मान के चलेंगे प्रिंसिपल कर रहा है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, तो ये सेल एकदम वैलिड मानी जाती है। एन ऑक्शनियर, जैसे हमने बताया था, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है ना, याद है, नॉन ओनर है बट फिर भी कन्वे करता है गुड टाइटल, क्यों, क्योंकि वो एजेंट है भाई, उसको प्रिंसिपल से ही पोजीशन मिला है, उसके पास अथॉरिटी है सब कुछ।
An auctioneer is an agent governed by law of agency. Full stop. When he sells, comma, he is only the agent of the seller. Agent of the seller. ठीक है. Point number 3. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. मतलब अगर उसे कोई अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी है वो अपनी भी बेच सकता है बिना डिस्क्लोज करे कुछ भी कि मैं ही एजेंट हूं, मैं ही प्रिंसिपल हूं. ठीक, किसी और की तो बेचेगा ही, अपनी भी गुड्स बेच सकता है. ऐसा नहीं कि बाहर से किसी और के बेचेगा. राइट. तो ये हो गया ऑक्शन सेल का इंट्रोडक्शन. भाई किसी को कोई डाउट तो बताइए. मनप्रीत, सुयश, बेटा क्लियर है एकदम? जल्दी बोलो भाई. देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है ऑक्शन सेल. ठीक है सर, क्या हो गया? ये तो बेटा मीनिंग हो गया. अब इसके अलावा ना 2-3 रूल और होते हैं, वो मैं बता देता हूं, बस फिर खत्म. पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन लाते हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, केस स्टडी आता है. चलो एक हेडिंग डाल देना इसमें, सब हेडिंग टाइप की, लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल. पॉइंट नंबर 1, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स. कह रहा है अगर गुड्स लॉट में जा रहे हैं, लॉट में अलग अलग लॉट बने हुए, तो इसमें क्या बोलता है ऑक्शन सेल का रूल? अगर गुड्स सोल्ड हो रहे लॉट्स में तो ईच लॉट इज prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale. अगर आप गुड्स को लॉट में सेल कर रहे हो तो हर लॉट के लिए आपको अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना पड़ेगा. आई रिपीट, अगर आप गुड्स को लॉट में सेल कर रहे हो तो हर एक लॉट का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा. ठीक है, ये ऑक्शन सेल के रूल बता रहा हूं भाई. जो ये रूल बताए गए वही चलेंगे, नॉर्मल रूल नहीं चलेंगे. पॉइंट नंबर 2, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट होगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अरे भैया मैं पहले बता रहा हूं, नॉर्मली कुछ भी बोले, नॉर्मली कुछ भी बोले, आप कोई भी कंडीशन लगाओ, ध्यान सुनना क्योंकि इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ था. नॉर्मली कुछ भी बोले, आप कोई भी कंडीशन लगाओ तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं. अगर मैंने बोला भाई चेक क्लियर हो जाए, पेमेंट ऑफ प्राइस मिल जाए, ठीक है, आपने कंडीशन लगाई ना, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा. ऑक्शन सेल में ऐसा नहीं होता बेटा. ऑक्शन सेल में याद रखना बेटा, कंप्लीशन होता है when the auctioneer announces its completion. आई रिपीट, आप कुछ भी कंडीशन लगा लो, सेलर बोल रहा है ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब चेक मिलेगा, चेक क्लियर होगा, प्राइस मिलेगा. अबे घंटा नहीं मानेंगे, लॉ में क्लियरली लिखा है कि ऑक्शन का जब सेल होगा, ऑक्शन में सेल होगा, तो जैसे ही ऑक्शनियर अनाउंस करेगा कंप्लीशन, कब करेगा? वो होता है बाय फॉल ऑफ हैमर, बाय फॉल ऑफ हैमर और इन
एनी अदर कस्टमरी मैनर, फॉल ऑफ हैमर या रिंग या बेल, कुछ भी मैनर है, जैसे ही वो मैनर कंप्लीट हुआ भाई प्रॉपर्टी पास हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। पहले बता रहा हूं, इस चक्कर में मत ना कहीं केस स्टडी में ऑक्शन सेल है, अब बोलेगा ऐसे पेपर में आता है कि केस स्टडी में बोला पी जो है मिस्टर ए है वो सेलर है, उन्होंने गुड्स बेचे किसको, बी को, ये कौन है, ये बायर है, कैसे बेचे जी, ऑक्शन सेल से बेचे, फॉल ऑफ हैमर हो चुका है। अब ए भाई साहब जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक मेरा चेक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानूंगा, इसने ऐसा बोल दिया। बी ने क्या करा, बी ने आगे गुड सी को दे दिए। अब बोलेगा क्या सी पे गुड टाइटल जाएगा, बेटा आंसर है यस, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि ऑक्शन सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है भाई कंप्लीशन पे, मतलब फॉल ऑफ हैमर पे, आपकी कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, मतलब बायर के पास गुड टाइटल चला गया फॉल ऑफ हैमर के बाद ही, और उसके बाद यहां पे उसने आगे सबसेल कर दिया, प्लेज कर दिया, जो भी करा तो वो तो वैलिड ही होगी। सुरेश मनप्रीत क्या समझ आ रहा है बेटा, ये नॉर्मल रूल से थोड़े अलग चलते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं। नॉर्मल रूल में अगर आपने कंडीशन लगाई है तो जब तक कंडीशन मीट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यहां पे फॉल ऑफ हैमर या जब ऑक्शनर अनाउंस करेगा तब कंप्लीशन होगा। कोई दिक्कत मनप्रीत, सुयश, आई होप बेटा क्लियर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 याद रखना, सेलर हैज, वैसे तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, बस सेलर हैज राइट टू रिजर्व द बिड वो चाहे तो बिड को रिजर्व भी रख सकता है। सर रिजर्व करने का मतलब इसी में बताता हूं बेटा, इसी का सेकंड पॉइंट है, तभी एक साथ बताता हूं। रिजर्व्ड प्राइस भी रख सकता है, मतलब बिड कितने से स्टार्ट होगी उसको रिजर्व कर सकता है, और जिस प्राइस को रिजर्व करेगा वो रिजर्व प्राइस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पता है भाई मेरा जो आइटम है ना, अब देखो बिडिंग में क्या होता है ना, बिडिंग में ना कुछ भी प्राइस मिल सकता है। मान लो मेरा फोन है 50,000 का, अब मैंने कहा मैं तो बिड में बेचूंगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे, और मैंने बिड पे डाल दिया और वो स्टार्ट हुआ 100 रुपए से, करते 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 भाई 200 रुपए पे गया, 50,000 का फोन 200 पे बिक गया, मेरे पास कोई राइट नहीं है, बिक गया फोन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये होता है कि भाई मुझे पता है 50,000 तो इसकी वैल्यू है ही, तो मैं जो बिड है मैं बिड स्टार्ट करूंगा, लेट से मुझे चाहिए यार 30 मिल जाए बहुत है, तो मैं बिड स्टार्ट ही 30 से करूंगा। तो आप चाहो तो आप बिड को रिजर्व कर सकते हो एट अ रिजर्व प्राइस। तो रिजर्व प्राइस क्या है, द सेल मे बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। और लास्ट बेटा एक और पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 5 विच इज कॉल्ड प्रिटेंडेड बिडिंग। ये आपको लगेगा सर ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा होता है और ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होती है, प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होती है, ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको लगेगा ये गलत है, अभी ये इस पे क्या कॉल है इनकी ये बताएंगे सही है गलत है। प्रिटेंडिंग बिडिंग होती है इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, कॉमा द सेल इज voidable at the option of the buyer। सर क्या बोला सुरेश मेरे भाई, प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब होता है जब सेलर ना अपने गुड़ के प्राइस को बढ़ाने के लिए अपने ना कुछ बंदे बुला लेता है कि, और उन्हें क्या करता है, उन्हें बायर की तरह बैठा देता है
प्रिटेंड, वो बिडिंग लगा नहीं रही है, वो प्रिटेंड कर रहे हैं बिडिंग लगाने का, सो दैट प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो जाए, और जो एक्चुअल बायर है जो खरीदना चाहते हैं उन्हें महंगे में मिले। तो सेलर उनको भाई कुछ पैसे देता है। मैंने बोला सुरेश भाई एक काम कर, मेरा जो है गाड़ी बिक रही है और बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे, तू ये ले 1000 रुपए, और जो भी बिड लगाए ना तो उससे ज्यादा बिड लगाइयो ताकि प्राइस बढ़ जाए। तो आप बेसिकली बिड को इन्फ्लेट करने के लिए अपने बंदे प्लॉट कर देते हो। अब ये क्या होता है, अगर बाद में जाके पता लगता है कि सेलर ने प्रिटेंडेड बिडिंग कराई है, तो आप सेल को वॉइडेबल मान सकते हो, अगर बायर चाहे तो, अगर बायर चाहे तो, ठीक है, काइंड ऑफ फ्रॉड ही हो गया ये। तो बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वैलिड बोलेगा तो वैलिड है, अगर बायर कहेगा नहीं भाई ये तो मेरे साथ गलती हुई, ये तो बिड फेक है, तो वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। टोटली डिपेंड एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। क्या आपको ऑक्शन सेल के रूल समझ आए? ऑक्शन सेल क्या होता है वो मैंने बता दिया, रूल बता दिए। अगर गुड्स लॉट में है तो हर एक लॉट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑक्शन सेल में कब कंप्लीट होगी? जब ऑक्शनियर अनाउंस करेगा बाय फॉल ऑफ हैमर या अदर कस्टमरी मैनर। आपकी कंडीशन नहीं चल सकती, लॉ से ऊपर नहीं हो। जब लॉ ने बोल दिया कि ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर से ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तुम अपनी कंडीशन कुछ भी लगा लो, हम नहीं मानेंगे। वो ऊपर चलती थी नॉर्मल, यहां नहीं चलेगी। थर्ड, सेलर जो है वो रिजर्व कर सकता है राइट ऑफ बिड, और रिजर्व प्राइस को भी कर सकता है कि भाई मिनिमम बिड जो है इस कमोडिटी की इतने से स्टार्ट करनी है। और अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग करवा रहा है टू इन्फ्लेट द प्राइसेस, तो उस सिचुएशन में बायर के ऊपर ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मान सकता है। चलिए बेटा, तो यहां पे 3 छोटे छोटे टॉपिक आज हमने करे। पहला, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, 3 राइट थे सिंपल से। फिर कई राइट हमने बायर को भी दिए हैं कि भाई बायर तेरे पास भी रेमेडीज है, अगर सेलर कोई गड़बड़ करे तो ये रेमेडी यूज कर लियो। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा सेक्शन 64 विच इज कॉल्ड ऑक्शन सेल। क्या होता है और उसके कैसे रूल्स होते हैं वो हमने बताया। इसमें से सेकंड वाले पॉइंट पर केस स्टडी आएगी, पहले ही बता रहा हूं। इसी के नीचे बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको दिख जाएगा कैसा था, कैसा क्वेश्चन आप पूछा जाता है। ठीक है, फॉल ऑफ हैमर से होता है। चलो सुरेश भाई और मनप्रीत भाई, क्या आपको कोई डाउट? जल्दी बताइए भाई, क्या आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, वरना सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा होता है खत्म। ठीक है, जितना भी कंटेंट है बेटा सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। कुछ जो टॉपिक छूटे हैं ऑब्वियसली वो मतलब कुछ कुछ ऐसे आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, बट वो ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अननेसेसरी पार्ट अपने पास बहुत बड़ा सिलेबस है पढ़ने के लिए, तो कुछ पॉइंट जो काम के नहीं है वो मैंने हटा रखे। हो सकता है जब आप बुक में जाओगे मे भी हो सकता है कि इस वाले सेशन में उन्होंने रेमेडीज फॉर बायर अगेंस्ट द सेलर में एक आधा पॉइंट और जोड़ दिया हो, जैसे एक आधा पॉइंट और होता है, या एक आधा पॉइंट काट दिया हो, मे भी हो सकता है 4 ही पॉइंट हो या 6 पॉइंट हो। तो प्लीज आप एक बार देखना क्या आपको जितने बता रहे हैं आप उतने ही करो, जहां पे स्कोप होगा वहां पे मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको बता दिया मैंने। आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर सर? नो, बढ़िया। अब आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा आपको पता है ट्रेनिंग चल रही है अभी, तो उसमें थोड़ा सा भाई फ्लक्चुएट करेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत सुपर बिजी चल रहा है। मॉर्निंग में तो टाइम अवेलेबल है, सारे फाउंडेशन की क्लासेस, इको लॉ दोनों के सारे मैंने रात को ही शिफ्ट कर दिए, शाम के टाइम ऑनलाइन ही, तो थोड़ा सा टाइम फ्लक्चुएट करेगा टिल शायद 10 या 12 तक की लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद अपन बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, बट हम रोकेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो, जैसे हमने सो का निपटा दिया। अब हमारा लास्ट जो काम बच गया बेटा वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट। छोटा सा एक्ट है, प्यारा सा एक्ट है, ज्यादा कोई लंबा नहीं है, तो बड़ा था काफी। अब हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। तो आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, जब भी आपको बता दिया जाएगा, और हम पार्टनरशिप एक्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। बट जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं, इसको प्लीज बैक एंड पे लर्न करते रहिए, क्योंकि जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट होगा मैं थोड़ा सा नेगोशिएबल रिवाइज कराऊंगा, और मैं धैड़ पैड़ फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा भाई, पहले बता रहा हूं। ठीक है, मनप्रीत भाई के लिए नेगोशिएबल बिल्कुल अच्छे से पढ़ा देंगे, एक बार सुयश की रिविजन भी हो जाएगी, फिर मैं धैड़ पैड़ एक एक एक्ट के टेस्ट लूंगा, कंपनी का, एलएलपी का, पार्टनरशिप का, सोगा का, नेगोशिएबल का, 5 एक्ट 5 टेस्ट। ठीक है, फिर हम फुल फ्लेश टेस्ट पे जाएंगे। कितनी क्लास लगी पार्टनरशिप में भाई? मेरे हिसाब से यार पार्टनरशिप में लग जानी चाहिए 7 to 8 क्लासेस मैक्सिमम आई गेस, क्योंकि अभी हम देखते हैं टेन्योर भी क्लास का छोटा हो रहा है, ऑनलाइन हो रही है तो 1 घंटा ही चल रहा है। जैसे आज की क्लास अगर आप नोटिस करो तो आज की क्लास को 1 घंटा हुआ है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ है अभी जस्ट। ठीक है, तो क्योंकि टेन्योर कम चल रहा है तो उससे मैं 7-8 लेके चल रहा हूं। अगर ऑफलाइन हम मिले लंबी क्लासेस के लिए 1.5-2 घंटे वाली,
तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट छोटा है, ओवरऑल चैप्टर छोटा है, ठीक है। और हो सकता है कुछ पार्ट में बुक से रीड भी कराओ, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं है भाई। जो थर्ड यूनिट है उसकी, उसमें मैं क्या बताऊं, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, ये सब तूने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। एडमिशन होता है तो गुडविल बांटनी है, ये बांटना है, तो आपने जो रूल्स पढ़े ना एक्चुअली अकाउंट्स में, वो लॉ के रूल्स है, वो अकाउंट्स में आप लॉ से पढ़ते हो, ठीक है। बट हम उल्टा करेंगे, क्योंकि आपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप करी है, तो हम उसे लॉ से ड्राइव करेंगे फिर, ठीक है। तो हो सकता है कुछ पार्ट में बुक से भी कराऊं, बट इनिशियली तो काफी चीजें नोट चाहिए होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और पार्टनरशिप एक्ट के लिए रेडी रहेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।